हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा व्हाट टू रीड अंडर पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ईपीएफओ एग्जाम्स का। तो डिकोड करते हैं इस छोटे से लेक्चर पे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से इट्स ए टू टॉपिक राइट, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये चार पांच टॉपिक का एक कंबाइंड है। तो इसको कैसे पढ़े, क्या क्या इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहां पे हम देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है, शुरू करेंगे हम सिलेबस से जहां पे ईओएओ एंड एपीएफसी का। तो देखो, आपको पता होगा ईपीएफओ दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, एक ईओएओ और एक कर रहा है एपीएफसी का। तो ये जो सिलेबस आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, दिस इज ईओएओ। लेकिन हमने इस टॉपिक में जो भी हमको देखना है वो सिर्फ आपका एपीएफसी में है और कहीं पे नहीं है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो सी में लिखा हुआ है, यहां से हम क्या क्या पढ़े। लेकिन देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आपका ईओएओ में कुछ नहीं है, राइट। तो देखो, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इशू, तो थोड़ा सा ओवरलैप आपको दिखने के मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम से समझाऊं तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर है ये एपीएफसी और ये है ईओ एओ, और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो ये थोड़ा सा ओवरलैप इसमें आएगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि पॉपुलेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, पॉपुलेशन का टोटल चार फेस होता है, राइट। फेस वन, फेस टू, फेस थ्री एंड फेस फोर। कई बुक्स, कई वेबसाइट में आपको एक फेस फाइव देखने को भी मिलेगा, लेकिन फेस फाइव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर ये चार फेस जो मेजोरिटी ऑफ द जगह में मिलता है, इसको डीप में आपको समझना है इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉपुलेशन पिरामिड। एक सिंपल सा बात, मगर आपको अगर मैं पूछूं कि 1981 के बाद से इंडियन पॉपुलेशन में, मतलब अगर पॉपुलेशन पिरामिड की बात करो तो वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। जो टीएफआर है वो आज के दिन में 2.1 है। तो ये संभव कैसे हुआ है, जहां टीएफआर ऑलमोस्ट डबल था, आज टोटल फर्टिलिटी रेट गिर के 2.1 के पास आ गया है। तो ये कैसे आया है? ये सारा चीज आपको फेसेस ऑफ पॉपुलेशन, फेस वन में क्या इश्यूज थे, क्या चैलेंजेस थे, फेस टू में क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस थे, ये अलग अलग फेस में आपको ये समझ में आ जाएगा। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो जगह है ये आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड को दिखाएगा, राइट। तो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आपको समझना है। आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप बिल्कुल फ्रीली लिखो, सो दैट उसी को उठा के हम नेक्स्ट वीडियो बना सके। एंड पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको सेंसस 2011 को पढ़ना है, एसीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को पढ़ना है, और जो करंट रिपोर्ट्स आते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जहां पे ये बोला गया कि 2024 में इंडियन के पॉपुलेशन जो है वो चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो ये सारा चीज, और जब हम बोलते हैं कि 2045 से लेके 2050 तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय है, जिसको हम अमृतकाल भी बोलते हैं, राइट। मतलब वो ऑब्वियसली अमृतकाल इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन, बट जो पीरियड है वो तो अमृतकाल का ही। तो ये हमें यहाँ पे समझ लेना है, फेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसस। ये सारा चीज आपको पढ़ लेना है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे डेवलपमेंटल एंड ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है। देखो, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जहां देश का जीडीपी जीएनपी कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ये आप यहाँ से पढ़ लो। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो इंडियन इकोनॉमी से कोरिलेट करता है। हाँ, कोरिलेट तो करता होगा थोड़ा एक दो टॉपिक, बट हाँ आपको पढ़ना तो वही सारा चीज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद अगर आपको ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से समझना है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है, आपको इसे बेसिक्स भी क्लियर करना है और क्राइसिस भी समझना है कि कैसे 1980s में इंडिया का डेट टू जीडीपी ऑलमोस्ट 30% था और 1991 में आते आते ये 53% हो गया। एंड डेट टू जीडीपी इतना हाई हो गया जिस वजह से तब की जो गवर्नमेंट थी, अ, जो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब उनको एलपीजी स्कीम लेके आना पड़ा। लेकिन एलपीजी स्कीम लाने से पहले भी आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ट्राई किया, देश का सोना गिरवी रखा बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड में, अलग अलग जगह पे।
लेकिन उससे भी काम नहीं बना एंड इवेंचुअली दे हैव टू कम आउट विद एलपीजी। तो इससे आपको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का बेसिक्स को समझना है, तभी आप एलपीजी को समझोगे। तो आप कनेक्शन को समझो, विदाउट कनेक्शन को समझे आप इसको समझना या पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फिर करंट इकोनॉमिक पैक्ट्स, जो जापान के साथ हमने किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ किया, राइट। ईसीटीए बोलते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं। तो ये सारा चीज आपको करंट इकोनॉमिक पैक्ट इसमें पढ़ लेना है, जो कि एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। एंड एनी रिलेवेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे डेवलपमेंट को लेके तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब महीने में 2-3 रिपोर्ट लेके निकालती ही है, वो सारा चीज भी पढ़ना है। और जो ग्लोबलाइजेशन को लेके रिपोर्ट है, लेट्स से यू नो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारा इश्यूज में बात किया। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बीइंग एक डेकेन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडिया में अपना एक कैंपस खोल रहा है, आईएफएससीए गिफ्ट सिटी गुजरात के अंडर में, राइट। तो मतलब ये जो सारा चीज है, ये भी आपको पढ़ना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 1991 में आया और वो खत्म हो गया। 1999 में वन में वो तो शुरू हुआ है विद एलपीजी स्कीम, लेकिन वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम मिलते हैं किसी वीडियो में बेस्ड ऑन आपके जो कमेंट आप देते हो उससे। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare 50% faster।